नमस्कार, देश दुनिया में आपका स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं विजय माल्या की। जी हां, आपको बता दें कि शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटिश हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने आज भारत में माल्या के प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया है। माल्या 9,000 करोड़ की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में वांटेड आरोपी है। आपको ये भी बता दें कि पूर्व किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमुख माल्या ने इस साल फरवरी में खुद को भारत में प्रत्यार्पित किए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। लंदन की रॉयल कोर्ट ने माल्या की अपील पर सुनवाई की और उसे खारिज कर दिया गया। सुनवाई के दौरान माल्या भी कोर्ट में मौजूद रहा और गंभीरता से बहस को सुनता रहा। और साथ ही आपको बता दें कि दुनिया भर में कोविड-19 की वजह से लगातार मौतें हो रही हैं। इस वायरस के चलते हजारों लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन भी लगा हुआ है। ऐसे वक्त में कनाडा के इतिहास की अब तक की सबसे दर्दनाक हिंसक झड़प सामने आई है। एक खबर के अनुसार लॉकडाउन के बावजूद एक बंदूकधारी ने पुलिस के कपड़े पहनकर गोलियां चलाई हैं, जिसमें 16 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध हमलावर की भी मौत हो चुकी है। तकरीबन 12 घंटे चली इस गोलीबारी की घटना में एक पुलिस ऑफिसर के भी मारे जाने की खबर है। और वहीं लंदन से एक और बड़ी खबर जो कि कोरोना वायरस से ही जुड़ी हुई है, जहां पर लगातार कहर देखने को इस वायरस का मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 2,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद यूएस में मरने वालों की संख्या 40,661 पर पहुंच चुकी है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी कोरोना के मामलों में अपनी विशेष निगाह बनाए हुए है और यूनिवर्सिटी की तरफ से ही ये आंकड़ा जारी किया गया है। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में बीते 24 घंटे में 1,997 मरीजों की मौत हुई है। इससे एक दिन पहले यहां 1,891 लोगों की जान चली गई थी। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने कोरोना को लेकर कहा है कि ये संक्रमण इस समय सबसे ज्यादा ताकतवर है। बीते बुधवार यूएस में 2,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। अभी तक कोरोना का सबसे ज्यादा कहर अमेरिका पर ही टूटा है। और साथ ही आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में तबलीगी जमात की हरकतों के बहाने लोगों ने मुसलमानों पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग तबलीगी जमात की हरकतों के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रहे हैं। इस नफरत के बीच संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी हिंद अल कासिमी ने लोगों को शांति और सद्भावना का संदेश दिया है। राजकुमारी ने भारत के लोगों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करने की अपील की है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं हिंदुस्तान की। जी हां, आपको बता दें, कोरोना वायरस महामारी जो है वो स्वास्थ्य संकट बना हुआ है। अब वैश्विक गतिरोध की वजह से इसमें काफी परेशानियां आ रही हैं। दुनिया के तमाम देश वायरस के पीछे चीन की साजिश बता रहे हैं। अमेरिका ने खुलेआम धमकी दे डाली है और अब जर्मनी ने भी चीन से भारी भरकम हर्जाने की मांग कर दी है। यानी कोरोना के जनक माने जाने वाले चीन के पीछे दुनिया पड़ चुकी है। दरअसल जर्मनी ने चीन को 149 बिलियन यूरो का बिल भेजा है ताकि कोरोना वायरस से हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। और जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत भी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रहा है। भारत की ये कोशिश है कि इस पूरे मामले में, इस पूरी महामारी के दौरान भारत के लोगों को बचाया जाए, लेकिन साथ ही इस बात को लेकर भी रिसर्च हो रही है कि क्या ये वायरस जो है वो लैब में बनाया गया है या इसके पीछे असल वजह जानवर हैं। और अब बात करते हैं जम्मू की। जी हां, आपको बता दें कि लोगों को कोरोना के खतरे से जागरूक करने के लिए जम्मू की 15 साल की जुड़वा बहनों ने गाना बनाया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस गाने के वीडियो को ट्वीट करके लिखा है कि साइबा और सायशा गुप्ता जैसे युवाओं पर हमें गर्व है। वो कोरोना वायरस को हराने के लिए जागरूकता को बढ़ा रहे हैं। जम्मू के रिहाड़ी इलाके में 10वीं की परीक्षा दे चुकी जुड़वा बहनों ने खुद ही इस गाने को लिखा है और फिर उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। और फिर अचानक ही गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसे साझा किया।
इसको भारत से कैसे भगाए, जिंदगी को हम कैसे बचाए। कहर बरपा चारों तरफ जिंदगी में, मिलकर छक्के हम इसके छुड़ाए। कोरोना से डरो ना, कोरोना से डरो ना। है ये वायरस पल भर में दबोचे, कैसे बचना है मिलकर ये सोचे। भीड़ वाली जगह पर न जाए, घर में रहकर समय हम बिताए। इस कोरोना को मिलकर हराए, मिलकर छक्के हम इसके छुड़ाए। गले मिलने से परहेज करना, हाथ जोड़ना मस्ती है करना। मास्क मुंह पे लगा के है रखना, दूरी रख के है हम सबको बचना। खुद भी समझे औरों को समझाए, मिलकर छक्के हम इसके छुड़ाए। कोरोना से डरो ना, कोरोना से डरो ना। तो आपने देखा किस तरह से लगातार कोरोना को लेकर यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच लॉकडाउन 2 घोषित हो जाने के बावजूद कुछ लोग ऐसे ही जो बिना किसी काम के इधर उधर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसके चलते आज फतेहपुर जिले के शहर क्षेत्र में आज एक व्यक्ति ने यमराज का रूप धारण किया और शहर भर में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करने का काम किया। यही आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरह से यमराज के रूप में ये व्यक्ति लोगों को जागरूक करता हुआ नजर आ रहा है। ये भी आपको बता दें कि मास्क को लेकर जागरूक इस व्यक्ति ने किया है। मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने की हिदायत दी है। साथ ही साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देने की अपील की है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिससे यमलोक तक किससे प्रभावित हो चुका है, क्योंकि समय से पहले व्यक्ति मर रहा है, जो यमलोक पर इसका बहुत अधिक प्रभाव हो रहा है। इसलिए हम स्वयं यमलोक से आप लोगों के बीच में आए हैं। आप लोग कोरोना से किसी प्रकार डरे नहीं, क्योंकि कोरोना तभी भगेगा जब आप संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करेंगे, अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे और अपने हाथों को साबुन से हाथ से धुलेंगे। यदि बाहर निकलना है तो अपने चेहरे पर मास्क या सूती कपड़ा या अंगूठा बांधकर ही निकलना है। कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन करता पाया गया तो अभी तो हम फूलों की वर्षा करके उसे समझा रहे हैं। यदि नहीं समझा तो हमारी गदा की चोट या पुलिस के डंडे की चोट उस पर पहुंचेगी। तब कोई ये न कहे कि प्रशासन के द्वारा ये काम गलत किया जा रहा है। इसलिए आपकी जान की सुरक्षा के लिए ये अभियान आप लोगों के बीच चलाया जा रहा है। तो आपने देखा किस तरह से कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम लगातार किया जा रहा है। बहरहाल खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। सबके सहयोग से छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का संक्रमण नियंत्रण में है। यह लड़ाई आपके सहयोग से ही लड़ी जा रही है और आपके संयम, अनुशासन और आत्मबल के सहारे ही हम कोरोना वायरस महामारी को परास्त करेंगे। मिट जाही रे अंधियारा, आही अब तो उजियारा। मिलके साथ लड़े हैं हम, लड़बो साथ मिलके। कतको विपत्ति आए, हम लड़बो साथ मिलके। हम एक हन, हम एक हन। हम छत्तीसगढ़िया एक हन, हम छत्तीसगढ़िया एक हन।
इस घड़ी में हम छत्तीसगढ़ में किसी को भूखा सोने नहीं देंगे। मिट जाही रे अंधियारा, आई अब तो उजियारा। मिलके साथ लड़े हैं हम, लड़ वो साथ मिलके। कद को विपत्ति आए, हम लड़ वो साथ मिलके। हम एक हन, हम एक हन। हम छत्तीसगढ़िया एक हन, हम छत्तीसगढ़िया एक हन, हम छत्तीसगढ़िया एक हन, हम छत्तीसगढ़िया एक हन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय और ICMR ने इससे जुड़े नए तथ्य और आंकड़े सामने रखे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 1553 मामले सामने आए हैं और इस दौरान 36 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 17,262 कुल मामले सामने आ चुके हैं। भारत का डबलिंग रेट जो लॉकडाउन से पहले 3.4 था, अब उसमें सुधार आया है और ये 7.5 हो चुका है। 19 अप्रैल तक 18 राज्यों में डबलिंग रेट की औसत देश की औसत से बेहतर है। हालांकि इस बीच अच्छी खबर ये आ रही है कि देश के कई जिले अब कोरोना मुक्त हो चुके हैं, मगर चिंता की बात यह है कि अब तक सामने आए संक्रमितों में से 80% मामले ऐसे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं है। पौंडुचेरी के माहे, कर्नाटक के कडागू और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में पिछले 28 दिनों से एक भी मामला सामने नहीं आया है। अब तक टोटल 2546 लोग क्योर हो चुके हैं, जो कि हमारी ओवरऑल क्योर परसेंटेज को 14.75% तक लेके जाता है। कल से एडिशनल कंफर्म केसेस देश में 1553 आए हैं, which takes the total number of confirmed cases in the country to 17,265. लास्ट 24 आवर्स में 36 न्यू डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कोविड-19 मैनेजमेंट की तैयारियों की समीक्षा के तहत कल राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा भी किया। उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स के एफर्ट की तारीफ की, कहा कि आज जो हमारा इंक्रीज रिकवरी रेट आ रहा है वह हमारी क्वालिटी ऑफ केयर को रिफ्लेक्ट करता है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 2.0 के दौरान लाइफ में डिसिप्लिन लाने से हम लोग रिच डिविडेंड्स पा सकते हैं, जिससे हमें कोविड की लड़ाई जीतने में सफलता मिलेगी। G20 एक इंटरनेशनल फोरम है जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन के नेशन मेंबर्स फाइनेंशियल इश्यूज के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पर भी डिस्कस करते हैं। G20 के मेंबर नेशंस वर्ल्ड का 80% इकोनॉमिक आउटपुट, ग्लोबल पॉपुलेशन 2/3 और 3/4 जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उस G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा मीटिंग हुई, जिसमें कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन के इशू पर डेलिब्रेट किया गया। और अब बात करते हैं पंजाब की। आपको बता दें कि पंजाब में आज कोरोना वायरस का एक और नया मामला सामने आ चुका है। जालंधर में एक कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि हो चुकी है। राज्य में अब तक कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 245 पर पहुंच चुकी है। इसमें 191 सक्रिय मामले हैं, 38 लोग ठीक भी हो चुके हैं और 16 लोगों की इस महामारी के चलते मौत हो चुकी है। पंजाब में सबसे ज्यादा मामले मोहाली में है, यहाँ 61 कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए थे। वहीं पठानकोट में 24, मानसा में 11 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। आपको बता दें कि पंजाब के 22 जिलों में से 19 जिले कोरोना की चपेट में हैं। देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से कोरोना के आंकड़ों में काफी गिरावट दर्ज की गई है।
और वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में इस वक्त बड़े पैमाने पर मास्क, सैनिटाइजर और दस्तानों का प्रयोग किया जा रहा है। पिछले कुछ समय से इन सामानों की बिक्री काफी ज्यादा बढ़ गई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इन सामानों पर लगाए जाने वाले जीएसटी के मुद्दे को उठाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि कोविड-19 के इस मुश्किल वक्त में हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस महामारी के उपचार से जुड़े सभी छोटे बड़े उपकरण जीएसटी मुक्त कर दिए जाएं। बीमारी और गरीबी से जूझती जनता से सैनिटाइजर, साबुन, मास्क, दस्तानों पर जीएसटी वसूलना गलत है। और वहीं इस बीच दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे लोगों को राहत जरूर मिलने जा रही है। आपको बता दें कि अब आजादपुर सब्जी मंडी 24 घंटे खुली रहेगी। सरकार ने ये फैसला दिल्ली के लोगों के हित में लिया है ताकि लॉकडाउन के दौरान किसी को फल या सब्जी की किल्लत ना हो पाए। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने आजादपुर मंडी को 24 घंटे खोलने का फैसला किया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग को लागू रखा जाए, फल और सब्जी के दाम न बढ़ें और किसानों को भी दिक्कत न हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि कल से आज़ादपुर मंडी 24x7 खुलेगी। 24 घंटे मंडी को खोला जाएगा। उसके लिए 3 चीज़ों का सिस्टम बनाया गया है। पहली चीज़ हमारी प्राथमिकता है कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। उसके लिए वहाँ पर सुबह 6 बजे से लेकर के और रात के 10 बजे तक फलों और सब्जियों की बिक्री होती रहेगी। इसके लिए अभी जो हमने 4 सेगमेंट बनाया है, 4-4 घंटे पर 1-1 हज़ार लोगों की एंट्री केवल दी जाएगी और उसके लिए कूपन जारी किया जाएगा, जिससे कि 1-1 हज़ार लोग जो पहले एक ही समय में जो गैदरिंग हो रही थी वो स्कैटर्ड होकर के वो सुबह से लेकर के और रात 10 बजे तक लोग इंटर करेंगे। तो उसका सिस्टम बनाया गया है। और दूसरा जो है रात के समय 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक वहाँ पर ट्रक की एंट्री होगी, जिससे कि वो माल जो है वहाँ पर एंटर हो सके और उसमें जो गैदरिंग होती है उसको भी स्कैटर किया जा सके। और वहीं कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते प्रकोप के चलते जनता दल के नेता केसी त्यागी ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामले चिंताजनक हैं। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए हम आपको सुनाते हैं। संक्रमण के निरंतर बढ़ते हुए केस, उससे हो रही मृत्यु बहुत ही अफसोसजनक है, चिंताजनक है और आश्चर्यजनक भी हैं। जो ICMR, WHO और सरकार के द्वारा जो तय किए गए कायदे कानून हैं, सबको उसी के अंतर्गत काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री पहले दिन से ही 130 करोड़ भारतीयों का आह्वान कर चुके हैं, जिसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय और सभी भाषा के लोग शामिल हैं। इनके बीच में किसी तरह का भेदभाव करना मानवता का अपमान है। अमेरिका और यूरोप के शक्तिशाली मुल्कों के मुकाबले में भारत ने समूची दुनिया को एक संदेश दिया है किस प्रकार हम इकट्ठे होकर के इस वायरस का मुकाबला कर रहे हैं। और वहीं कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है, जिसके चलते प्राइवेट ही नहीं बल्कि सरकारी दफ्तर भी पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। लेकिन लॉकडाउन 2 की शुरुआत होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया था कि सरकारी कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए 20 अप्रैल से कुछ जरूरी सरकारी दफ्तर खोले जाएंगे। इन सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी। लेकिन लखनऊ में कोरोना संक्रमण पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके चलते जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने सभी दफ्तरों के खुलने पर रोक लगा दी थी। इस बीच सचिवालय के दफ्तरों में कोरोना वायरस को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की गई और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता पुनीत मोहन ने। आप भी देखिए।
कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लॉकडाउन हुआ था और अभी भी लॉकडाउन जारी है, लेकिन कुछ सरकारी ऑफिसों को खोलने का आदेश मुख्यमंत्री ने किया था। हालांकि लखनऊ डीएम ने साफ तौर पे कह दिया था कि कोई भी ऑफिस नहीं खुलेगा, लेकिन ये सचिवालय परिसर है और ये लखनऊ डीएम के अधीन से बाहर आता है। स्वास्थ्य विभाग का भी मुख्यालय यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने लोग एंट्री कर रहे हैं उनकी एक थर्मल मीटर से जाँच करी जा रही है। अगर उनका तापमान ज़्यादा है तो सीधे सूचित किया जाता है और सीधे तौर पर उनका जो प्राथमिक इलाज होता है वो शुरू किया जाता है। उनको अंदर प्रवेश करने से रोका जाता है। जितने भी सरकारी ऑफिस आज खुले हुए हैं जो डीएम लखनऊ के अधीन नहीं है, चाहे वो सचिवालय प्रशासन हो, बापू भवन हो, इस समय हम लाल बहादुर शास्त्री भवन पर मौजूद हैं। ये लाल बहादुर शास्त्री भवन है, यहीं पर स्वास्थ्य विभाग का मुख्यालय है और स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं। सीधे तौर पर हर जगह ऐसी व्यवस्था करी गई है। थर्मल से देखिए आप, ये देखिए एक व्यक्ति प्रवेश कर रहा है जिनका थर्मल से जाँच होगी और सीधे तौर पर इनका जो टेम्परेचर है वो नापा जाएगा। अगर इनका टेम्परेचर ज़्यादा निकलता है तो सीधे तौर पर ये जो आगे की कार्रवाई है वो करेंगे, सूचित करेंगे अधिकारियों को और सीधे तौर पे इनको प्रवेश करने से रोका जाएगा। सभी सरकारी ऑफिसों में व्यवस्था करी गई है और कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण जो बढ़ रहा है, लखनऊ उसमें दूसरे स्थान पर है। लगातार यहाँ पेशेंट बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सीधे तौर पे ऑफिसों को खोलना जरूरी था क्योंकि कुछ सरकारी काम लटक रहे थे। उनको देखते हुए कहीं ना कहीं ऑफिस खोले गए हैं, लेकिन जो भी ऑफिस खुले हैं वहाँ पर पहले तो थर्मल मीटर से जाँच हो रही है और उसके बाद ही प्रवेश करने दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन हमजा के साथ पुनीत मोहन, ANB न्यूज़, लखनऊ। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पालघर में जिस तरह की घटना सामने आई है, जहां पर 3 लोगों की हत्या कर दी गई है, जिसमें 2 साधु हैं, एक ड्राइवर है, इसको लेकर चारों तरफ महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की जा रही है। और इस बीच ANB न्यूज़ के संवाददाता ने मृतक की पत्नी से खास बातचीत की है, आप भी देखिए। पालघर जघन्य हत्या मामले में नीलेश तरगड़े की जिनकी हत्या की गई थी, उनका परिवार मेरे साथ है। आप देख सकते हैं उनके 2 छोटे बच्चे हैं और उनकी वो धर्मपत्नी है। क्या कुछ हुआ था उस रात और किस तरह की जानकारी आपको मिली थी? क्या कोई फ़ोन कॉल्स आया था कि वो तकलीफ में है या उनको कोई आने जाने में दिक्कत हो रही है, ऐसी कोई बात हुई थी? नहीं, ऐसी कोई बात हुई नहीं थी हमारी उनके साथ। उनका फ़ोन मतलब वो हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे, पर वो तो भगवान के काम के लिए गए थे, कुछ घूमना या एंजॉय करने के लिए नहीं। वो महाराज जी की मदद, हेल्प जो बोलते हैं ना, पुण्य का काम, वो करने के लिए गए थे। जब अपना महाराष्ट्र में पुलिस रह के इतना सब कुछ हो सकता है तो उनको न्याय कौन देगा? आज मेरा गया है, मेरे बच्चों के ऊपर से उनके पिता का हाथ चला गया है। मैं अभी ये बच्चे लोग को, उनकी माताजी को लेके मैं आगे तक क्या कर सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हमारा एक टाइम का मतलब हाथ फैला के खाने के जैसा मोहताज है हम लोग अभी। राशन भरने का, सब करने का, जो वो था करने वाला, हम लोग का सब हेल्प करने वाला, वही हमसे छीन गया है। ये बच्चों का अभी पापा ये करने। घटना हुई है उसमें आप किसको दोषी मानती है? कौन इस पूरे मामला का दोषी कौन है? दोषी कोई नहीं, जो पुलिस मेन दोषी है। पुलिस और मिलिट्री जो वहाँ पे थे अवेलेबल, वो मेन दोषी है। हम मानते हैं हमारे लड़के का, हमारे महाराज जी का, सबका गलती था कि वो बिना परमिशन या कुछ था उससे गए थे, पर वो गलत काम के लिए नहीं गए थे, वो अपने पुण्य के काम के लिए गए थे। जैसे हमारे सबसे बड़े महाराज थे, उनका देहांत हुआ था, उनकी समाधि, उनकी लास्ट अंतिम यात्रा के लिए वो गए थे। इतना भी बुरा हाल कोई किसी के साथ नहीं कर सकता है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई आपसे मिलने आया, कोई बातचीत, कोई जानकारी मिली आपको? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है वैसा। महाराष्ट्र सरकार से अभी तक तो कुछ नहीं। मैं सरकार से यही गुजारिश करती हूँ कि मैं आगे जाके ये बच्चे लोग का कैसे ध्यान करूँगी, उन लोग का पालन पोषण के लिए मुझे कुछ तो न्याय चाहिए। मैं आगे जाके उनकी माता जी को या इन बच्चों को मैं आगे जाके कैसे पाल सकती हूँ, इसके ऊपर मुझे न्याय चाहिए। जायज़ बात है। यह है नीलेश की धर्मपत्नी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर पुलिस रहते हुए इस तरह की घटना होती है तो कहीं न कहीं इसमें पुलिस भी दोषी है। ऐसे में ये भी जानकारी दे रही हैं कि नीलेश जो है अपनी महाराज जी के अंतिम दर्शन में जा रहे थे, कहीं घूमने सैर सपाटे में नहीं जा रहे थे। ऐसे में अगर धर्म के काम में कोई जाता है तो सहयोग उनका होना चाहिए। वहीं दूसरी बात ये भी देखा जा रहा है कि करीब 3 दिन गुजर जाने के बाद भी सरकार की तरफ से अभी कोई मिलने के लिए नहीं आया, कोई जानकारी नहीं इनको दे रहा है। इसका मतलब सरकार कितना निष्क्रिय है, ये भी सवाल उठाई जा रही है। ऐसे में कि जो तमाम भाजपा के नेता भी मौजूद हैं, उनका भी एक तरफ से यही कहना है कि सरकार की तरफ से अभी कोई पहल नहीं की गई है। हालांकि जांच की बात कर रही है, लेकिन किस तरह की जांच होगी ये भी पता नहीं है। वहीं कृष्ण मैया जी ने साफ तौर पे कहा है कि इस पूरे मामले को हाई कोर्ट का जज नियुक्त करके तत्काल प्रभाव में इसको गंभीरता से लिया जाए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
कैमरा पर्सन अशोक गुजर के सामने सत्कार सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। तो आपने देखा किस तरह से महाराष्ट्र में ये पूरी घटना घटी है, जिसको लेकर साधु समाज में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए देश दुनिया में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।